हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 8वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है 6 वेवर्स आयरन स्मेटर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो ये इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 8th क्लास की ये पुस्तक है अवर पास्ट हमारे अतीत भाग 3। तो इसमें हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यह 6 चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत सूरत जो हिंद महासागर में स्थित एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ जो है 17वीं सदी की शुरुआत में ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इनका थोड़ा महत्व कम हो गया। तो ये वो दृश्य दिखा रखा है। इस चैप्टर के माध्यम से हम भारत के कपड़ा उद्योग और लोहा और इस्पात बनाने के जो उद्योग थे उनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे और किस तरीके से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कारीगर और उद्योगों की दशा पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरीके से विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से आ, ये दोनों उद्योग कितने महत्वपूर्ण थे और ब्रिटिश जो ब्रिटेन था उनका किस तरीके से इस प्रमुख औद्योगिकरण से अपने राष्ट्र में विकास उन्होंने किया। और 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग पनपने लगे तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, किस देश को दुनिया का कारखाना कहा जाता है? तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाता है। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारतीय औद्योगिक विकास को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया, उन सब बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रिटेन में औद्योगिकरण की और भारत पर ब्रिटिशर्स की विजय की और औपनिवेशीकरण की, इनके बीच में तीनों बातों में गहरा संबंध है। अंग्रेज़ भारत में अधिकतर से अधिकतर व्यापारिक लाभ कमाना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भूभाग के ऊपर कब्जा करना चाहते थे और अपना साम्राज्य अधिक से अधिक फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों के ऊपर कब्जा करके उत्पादन को बढ़ाना चाहते थे। इसी बीच ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत से कच्चा माल खरीदकर अपने देश में ले जाते और क्रय विक्रय करके काफ़ी भारी मुनाफा कमाते थे और जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और वहाँ के लोग काफ़ी जो है मालदार होने लगे और धीरे धीरे जो कंपटीशन की संभावना पैदा होने लगी और भारतीय जो इंडस्ट्री थी उनके ऊपर भिन्न प्रकार की बंदिशें ब्रिटिश शासन के द्वारा थोपी गई और भारतीय उत्पादन बाहर अन्य देशों में बेचना बंद हो गया और जिससे जो है भारतीय जो लोग थे या भारतीय उद्योगपति थे उनका जो है उनका उत्पादन लगातार गिरने लगा और उनकी गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होने लगा, जिसकी वजह से भारतीय जो औद्योगिकरण है उनकी कमर टूट गई। तो ये सब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से था जो उन्होंने शासकीय पॉलिसी अपनाई थी। ब्रिटिशर्स के शासन से पूर्व भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व स्तर पर प्रसिद्ध था। 1750 में भारत जो का कपड़ा पूरे विश्व भर में जाता था और जिनकी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी की वजह से वो दुनिया भर में प्रसिद्ध था। भारत का कपड़ा दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसमें जावा, सुमात्रा, पेनांग, इसके अलावा पश्चिमी और मध्य एशिया
में ये भारी इनकी मांग थी और भारतीय कपड़ा बेचा जाता था। और भारतीय कपड़े को यूरोपीय कंपनियां भी खरीद कर अपने देश में बेच रही थी। इस तरीके से आरंभ में भारतीय कपड़े की विश्व स्तरीय मांग को लेकर अंग्रेज़ भी दंग रह जाते थे। अब ये एक कपड़े बना रखा है, तो इस तरह के कपड़े भारत में बनाए जाते थे। तो ये पटोला बुनाई है जो 19वीं सदी के मध्य में विकसित की गई थी। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये भारतीय कपड़ा था। आगे अगर हम बात करें, सबसे पहले यूरोप वासियों को भारतीय कपड़ा इराक के मोसुल शहर में देखने को मिला। मोसुल शहर था ये इराक का। तो इसमें भारतीय कपड़ा देखने को मिला और व्यापारियों के पास ये इन्होंने देखा था। तो ये इनकी बारीक बुनाई के कारण फेमस हुआ था। इसकी बारीक बुनाई की वजह से मसलिन कहते थे या इसे मलमल कहते थे। जल्दी ही ये शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में पुर्तगाली नाविक भारत में आए। उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट पर स्थित कालीकट के पास डेरा डाला। यहाँ वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी खरीद कर ले गए। कालीकट से निकले शब्द से इनको कैलिगो कहा जाने लगा और इस तरह से सूती वस्त्र को कैलिगो कहा जाने लगा। यूरोप में सूती वस्त्र को कैलिगो कहा जाता था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसकी इतिहास। तो ये ब्रिटेन की ओर से मिला हुआ एक ऑर्डर था, काफ़ी बड़ा ऑर्डर था और लगभग इसमें 90 के आसपास कपड़े की किस्मों की चर्चा की गई है। तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है जो भारतीय वस्त्रों को लेकर था। आगे अगर हम बात करें, चलिए आगे हम बात करते हैं जिन कपड़ों का ऑर्डर भारत में थोक के रूप में दिया जाता था उनमें अधिकतर छापेदार सूती कपड़े शामिल थे और इनमें शिटन्स, कोसा या बडाना इस प्रकार के कपड़े जिनको सूती वस्त्र थे जिनको ये कहते थे। अब शिटन्स शब्द कहाँ से आया था? जी हाँ, यह हिंदी की शीट शब्द से आया है। हमारे यहाँ शीट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। तो शीट जो है रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे वाले कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक में इंग्लैंड और यूरोप के भिन्न प्रकार के बाज़ारों में भारत के कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा होगी, जिसका कारण था आकर्षक फूल पत्तियाँ और बारीक रेशे और सस्ती कीमत, जिसकी वजह से भारतीय कपड़े का विश्व स्तर पर एक अलग प्रकार का ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की खुद महारानी भी भारतीय कपड़े के परिधान पहनती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें बडाना की, तो ये शब्द का इस्तेमाल जो है, बडाना छापेदार सूती कपड़ा होता है। बडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के रूप में किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत से कपड़े आते थे जिसे बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जा सकता था। बडाना शैली के कपड़े मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में ही देखने को मिलते थे, यहीं पर ही बनाए जाते थे। इस प्रकार के वस्त्रों को आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा भारतीय बाज़ार के भिन्न प्रकार के स्थानीय कपड़े भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो जैसे कासिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर इस प्रकार के क्षेत्रीय बाज़ारों के कपड़े काफ़ी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी में के शुरुआत में आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो चुका था इंग्लैंड, और जिसके चलते भारतीय ऊन और रेशम के निर्माता
भारतीय कपड़ों के आयात पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और 1720 में इसी विरोध प्रदर्शन की वजह से इंग्लैंड की ओर से भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले कपड़े के ऊपर, जैसे कि छींटे, तो इन छींट के ऊपर पाबंदी लगा दी और एक कानून पारित कर दिया, संयोगवंश। इस कानून को कैलिगो अधिनियम कहा जाता है। तो कैलिगो अधिनियम कब पारित हुआ था? 1720 में। तो ये क्या था? भारतीय सूती वस्त्र पर बंदिशें लगाने वाला ये एक कानून था जो इंग्लैंड की ओर से लगाया गया था। इसी को कैलिगो अधिनियम कहा जाता है। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ों का कारखाने खुल रहे थे और भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज़ कपड़ा उत्पादन अपने देश के कपड़ों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। तो जिसकी वजह से इंग्लैंड सरकार ने इस प्रकार के कदमों की जो है कदम उठाए, और ताकि इंग्लैंड का कपड़ा बिक पाए। और इस प्रकार की कैलिगो की छपाई के जो भिन्न प्रकार के उद्योग जो ब्रिटेन में स्थापित किए गए, तो उस प्रकार के उद्योग जो सरकार के संरक्षण के माध्यम से ही विकसित हो पाए। और इस प्रकार बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में भी डिज़ाइन छापे जाने लगे और इस तरीके से ये पूरी की पूरी गतिविधियां होती हैं। भारतीय कपड़ों के साथ compete करने के लिए ब्रिटेन के जो वस्त्र उद्योग थे उनको तकनीकी सुधारों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो 1764 में जॉन के ने स्पैनिंग जेनी नाम की एक मशीन का आविष्कार किया। अब स्पैनिंग जेनी क्या है? ये एक ऐसी मशीन है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। तो इस प्रकार की एक मशीन थी जिससे के ऊपर जो है एक ही व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, और जिसकी वजह से कई प्रकार की तकलियों पर उत्पादन की के बढ़ने की वजह से ब्रिटेन का उत्पादन लगातार बढ़ने लगा। और सन 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, तो जिसके चलते सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप मिला। अब सारा कपड़ा बेहद ही कम कीमत पर ब्रिटेन में तैयार किया जाने लगा और ब्रिटेन काफ़ी बड़ी मात्रा में जो कपड़े का उत्पादन करने लगा। अब भारत के लिए बुरे दिन शुरू होने वाले थे। अब भारतीय जो कपड़ा था उनका दबदबा लगभग 18वीं सदी के तक बना रहा, और इसी के बीच में और इसी आगे अगर हम बात करें, इसी समय के दौरान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो बंगाल में उनका शासन जो है इनके हाथ में लग गया। तो जिसकी वजह से अब कंपनी भारतीय ही लोगों से पैसा इकट्ठा करके यहाँ से आ, कपड़ा खरीदने लगी, और इस तरीके से भारतीय राजस्व से ही ये यहाँ पर कपड़ा खरीदने लगी। आगे अगर हम बात करें तो 18वीं सदी के आखिरी में भारत में के भिन्न बुनाई के केंद्र थे। तो इसमें अगर हम बात करें लाहौर, पंजाब, सरहिंद, समाना, दिल्ली, आगरा, राजस्थान में जयपुर, सांगानेर, सिंध, पत्तन, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, बहरानपुर, सिरोंज, बिहार, पटना, कलकत्ता, बंगाल, ढाका, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, मद्रास, पांडिचेरी, नागापत्तनम, तंजौर, कालीकट। तो ये कालीकट यही है जहाँ पर सबसे पहले वास्को डी गामा आते हैं। गोवा, मुंबई, ये सारे के सारे क्षेत्र थे जहाँ पर भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का उत्पादन किया जाता था। यहाँ पर ये भिन्न भिन्न शेप में दिखा रखा है, जहाँ पर सफ़ेद, चेक, धारीदार, शेड्स और सिल्क, ये अलग अलग टाइप की ये इस सिंबल की सहायता से दिखा रखे हैं, जिससे इस प्रकार का प्रोडक्शन इन पॉइंट पे होता था, इन मुख्य केंद्रों पर होता था। आगे अगर हम बात करें बुनकर प्राय बुनाई का काम करने वाले समुदायों के
ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम को आगे बढ़ाते थे। बंगाल में के तांती, उत्तर प्रदेश के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के कैकोलोर और देवांग समुदाय बुनकरी के काम से प्रसिद्ध थे। तो इन्हें ही बुनकर कहा जाता था। सामान्य भाषा में कपड़े की बुनाई करने वाले व्यक्ति को बुनकर कहा जाता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे थे। तो ये भिन्न प्रकार के इनके नाम हैं, जैसे कि बंगाल में तांती, उत्तर प्रदेश में जुलाहे या मोमिन, दक्षिणी भारत में इसे चाले या कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। इनके भिन्न प्रकार के चरणों में ये काम करते थे। सबसे पहले ये सूत कातने का उत्पादन करते थे और ये काम अधिकतर उनकी महिलाओं के द्वारा किया जाता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। चरखे से चरखे को धागे को चरखे पर काट कर तकली के रूप में लपेटा जाता था और कताई का काम पूरा हो जाता था। कताई के काम के बाद कपड़े को बुनने का काम किया जाता था, जो ज़्यादातर जो है समुदाय में बुनाई का काम पुरुषों के द्वारा किया जाता था। और रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंग सेज इस धागे को रंग में रंगा जाता था और सपाई दार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करने तथा कथकरघों पर होने वाली बुवाई और उनके जुड़े व्यवसायों से लाखों वर्षों से रोजी रोटी कमा रहे थे। तो ये स्पेशलिस्ट लोग थे। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन जो तकनीकी विकास की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और भारतीय कपड़े की बजाय वो मशीनों के माध्यम से वो कपड़ा बनाते थे और वो ज़्यादा बारीक और ज़्यादा बारीक उन्होंने उनका जो है ताना बाना कर लिया था। तो जिसकी वजह से ब्रिटेन का कपड़ा अब काफ़ी क्वालिटी के तौर पर बेहतर था और भारतीय कपड़ा उतना ज़्यादा उत्पादित भी नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय कपड़े को यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ारों के साथ जो है मुकाबला करना पड़ा, कंपटीशन करना पड़ा, जिसकी वजह से भारतीय कपड़े, भारतीय सूती वस्त्र की मांग में धीरे धीरे गिरावट आने लगी और भारतीय सूती वस्त्र जो है थोड़ा महंगा भी पड़ने लगा अन्य कपड़ों के मुकाबले में। तो जिसकी वजह से भारतीय कपड़े के निर्यात में काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपड़े के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीमा शुल्क भी थोप दिया था, जिसकी वजह से भारतीय कपड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में और ज़्यादा महंगा हो गया। इस तरीके से भारतीय कपड़े का धीरे धीरे जो है धीरे धीरे उनका उत्पादन नीचे गिरने लगा। आगे अगर हम बात करें 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो भारतीय कपड़े को अफ्रीकी, अमेरिकी और यूरोपीय बाज़ारों के साथ मुकाबला करने की वजह से भारतीय कपड़ा पूरी तरह से लगभग कंपटीशन से बाहर हो चुका था और जिसकी वजह से हज़ारों बुनकर जो है बेरोज़गार हो चुके थे और सबसे बुरी मार जो है बंगाल के बुनकरों को पड़ी। और भारतीय, क्योंकि कंपनी के लोगों ने भारतीय लोगों का माल खरीदना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बंगाल के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हम यहाँ पर एक शब्द है औरांग। औरांग फ़ारसी भाषा का शब्द है जिसमें गोदाम को औरांग कहा जाता है। यहाँ बिक्री की वस्तुओं को जमा किया जाता है और वर्कशॉप के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस शब्द को औरांग, गोडाउन को औरांग कहा जाता है फ़ारसी भाषा में। अधिकतर भारतीय व्यवस्था की कमर तब टूटी, भारतीय कपड़े की कमर तब टूटी जब ब्रिटेन से बना हुआ कपड़ा भारतीय बाज़ारों में उतारा गया। तो वो भारतीय कपड़े से काफ़ी सस्ता था और लगभग 1880 के समय में जितना भारत के लोग सूती कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 ब्रिटेन से ही बना होता था। अब 2/3 लगभग 66% के आसपास ये बनता है। 66% के आसपास ये कपड़ा ब्रिटेन का ही बना हुआ पहनने लगे थे।
तो जिसकी वजह से भारतीय लोग काफ़ी बेरोज़गार हो चुके थे और इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा। भारत के हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। इस वजह से कपड़ों की किस्म में मशीनों पर नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से उत्पादन बहुत कम था और और खर्चा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता था। तो ये एक बहुत ही भयंकर व्यवस्था थी जिसकी वजह से भारतीय कपड़ा पूरी तरह से पिट गया। इस तरह भारतीय कपड़े के लगातार गिरावट की वजह से बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए जो भारतीय कपड़े को बुनकरों को लेकर थे। और इसी तरह का एक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भी हुआ, जहां पर आयातित कपड़े का बहिष्कार करने की बातें कही गई। हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े को हम पहनेंगे, इस प्रकार की विचारधारा राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर लोगों ने चलानी शुरू कर दी। इस तरीके से कुछ हद तक भारतीय लोगों ने ब्रिटेन से आया हुआ कपड़ा पहनना भी बंद कर दिया। तो ये एक प्रकार से ब्रिटेन के लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं थी। आगे अगर हम बात करें तो भारत की जो पहली सूती मिल जो है 1854 में, जो भारतीय मूल की थी, 1854 में मुंबई में स्थापित होती है, जहाँ पर कताई का काम मशीनों के माध्यम से किया जाने लगा। और 19वीं सदी में भारत ने से इंग्लैंड और चीन में होने वाले कपास के निर्यात के लिए मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुकी थी, जिसकी वजह से इसे मुंबई में ही मुंबई में लगाया गया और सूती वस्त्र मिलों की स्थापना वहाँ पर और अधिक की जाने लगी। इस तरीके से इस क्षेत्र की काली मिट्टी की वजह से इन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन भी अधिक होने लगा और भारतीय वस्त्रों में दोबारा से जान आने लगी। और 19वीं शताब्दी के आते आते मुंबई में लगभग 84 मिलें स्थापित हो चुकी थी, जो वहाँ पर पारसियों ने और गुजरातियों के व्यवसायियों ने खोली थी। इस तरीके से अहमदाबाद भारत के अनेक शहरों में जो है इस प्रकार के कारखाने खोले गए। 1861 में अहमदाबाद में खोला गया। अगले कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक कारखाना खुल गया। इस तरीके से एक आधुनिक सूती वस्त्र का निर्माण भारत में धीरे धीरे किया जाने लगा। इसी तरह की पॉलिसी भारत में भी के कारखानों में भी अपनानी चाहिए थी, लेकिन वो जो सरकार का शासन नियंत्रण था वो अब भारत के बाहर का था, जिसकी वजह से अब भारत में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा को या उद्योगों को संरक्षित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका सरकारें नहीं निभा पाई। अब आयातित ज़्यादातर देश क्या करते हैं, जो आयातित वस्तुएं हैं उनके ऊपर सीमा शुल्क लगा देते हैं, जैसा कि ब्रिटेन ने किया कैलिको अधिनियम के तहत। तो जिससे जो है उनके जो लघु उद्योग हैं या छोटे उद्योग हैं या नए नवजात उद्योग हैं उनको संरक्षण मिल जाता है और इस तरीके से कोई भी देश जो है वो अपने क्षेत्र के उद्योगों को विकसित कर लेता है। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।